हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और 9th क्लास में स्पेशल लेक्चर रहेगा। हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और उसी सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे 2021 में जो फाइनल मैथ्स का पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन डी को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी। इसमें ए बी किसके बराबर है बेटा? ए सी के। ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ये हमें दिखाना है। ठीक है। हमने बेटा कंस्ट्रक्शन की रचना की अपनी तरफ से। क्या? इस कोण का हमने आधा किया। हमें दो ट्रायंगल मिली, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ। इन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। इनमें ढूंढेंगे बराबर बराबर तीन चीजें। एक तो हमें गिवन है कि भुजाएं इनकी बराबर है। एक AO और AO ये दोनों में कॉमन आ गई, उभयनिष्ठ आ गई। एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने रचना ही ऐसी की थी कि हमने इस कोण का आधा किया था। अब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो त्रिभुज होगी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग-सम। तो बाकी बचे भुजाएं, बाकी बचे कोण बराबर हो गए। और यहां से हमने क्या कह दिया? एंगल बी और एंगल सी बराबर है CP CT से। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए। हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज दी हुई थी जिसकी दो भुजाएं बराबर थी और हमने क्या बताना था कि इनके अपोजिट एंगल, आमने सामने वाले कोण बराबर हैं। हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन रचना की, कोण ए का आधा करते हुए एक लाइन खींची जो BC को O पे मिली। हमें दो ट्रायंगल्स मिली, दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट सर्वांग-सम होगी हमने कह दिया कोण B कोण C के बराबर है। और यही हमें प्रूव करना था। डिस्कस करते हैं बेटा इसमें जो और वाला क्वेश्चन है इसे। क्वेश्चन देखिए जरा। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD ये हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCDDA के मध्य बिंदु हैं। AB लाइन का मिड पॉइंट P है, BC लाइन का मिड पॉइंट Q है, DC लाइन का मिड पॉइंट R मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु मिड पॉइंट S है। AC उसका एक विकर्ण है, एक डायगोनल भी दे दिया AC। ये तीन चीजें हमें दिखानी है। यहाँ पे बेटा सीधा हम एक रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। वो रिजल्ट क्या है? अगर किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी और इसकी लंबाई तीसरी भुजा की हाफ भी होगी। अब आ जाइए ट्रायंगल ADC में, इधर वाली में, ADC में, इसमें S भी मिड पॉइंट है, R भी मिड पॉइंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा? SRAC के पैरेलल भी आ जाएगी और SRAC के हाफ भी आ जाएगी। सीधा सीधा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? अब नीचे भी तो हमारे पास ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी और इसकी हाफ भी होगी। अब यहां से देखिए बेटा, SRAC के पैरेलल और PQ भी AC के पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। SRAC की हाफ, PQAC की हाफ, मतलब ये दोनों ही बराबर हो गए। PQ बराबर है SR के, यही हमें प्रूव करना था। थर्ड, PQRS पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, वो इस रिजल्ट से हो जाएगा। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं तो वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है बच्चे,
सीधा सीधा हमने एक रिजल्ट का यूज किया है इसमें 2 बार। किसी ट्राइंगल में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कोई रेखा मिला रही है तो वो थर्ड साइड तीसरी भुजा के पैरेलल भी होगी और तीसरी भुजा के वो हाफ भी होगी। इस रिजल्ट का यूज किया और हमें जो प्रूव करना था वो हमने कर दिया। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, h क्या दे रखी है 10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, और r कितनी दे दी है बेटा 24 मीटर दे दी है। ज्ञात कीजिए, हमने क्या निकालना है, तो स्लांट हाइट l निकालना है। l का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट। h की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 24, 10 का स्क्वायर 100, 24 की 24 से गुणा करेंगे 576 और इनको जोड़ेंगे तो 676। 676 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 26, तो L हमारे पास कितनी आ गई है 26 मीटर। एक तो हमें L निकालनी थी। दूसरा क्या कहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लग रहे हैं 70 रुपए, यानी कि हमें एरिया निकालना है। अब कौन के एरिया की बात होगी तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो क्या होता है बेटा पाई आर एल। पाई की वैल्यू रख दी है, आर की वैल्यू रख दी है, और एल कितना है बेटा 26, एल की वैल्यू रख दी है। अब इनकी गुना कर लेते हैं हम, 24 की, 26 की और 22 की। पहले 26 और 24 की कर ले, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 6 दूनी 12, 624 आई है। 624 की और 22 की कर ले, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 4 8, 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, क्या आएगा 13728 अपॉन में 7। इसको 7 रहने दो क्योंकि बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर एरिया है। अब बेटा 1 मीटर स्क्वायर पे 70 रुपए लग रहे हैं, तो इतनों पे कितने लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, और ज्यादा के लिए हमारे पास क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। 7 से काट दे 10, तो कितनी कॉस्ट आएगी, इतने रुपए 1,37,280 रुपए खर्च आएगा इतनी हाइट का और इतनी रेडियस का टेंट बनाने में। दोबारा देखिए बेटा, हमारे पास कोन की शंकु की एच दे रखी थी, आर दे रखी थी, और पहले तो हमें एल निकालना था। एल का फॉर्मूला है, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर कहा है कि लागत बतानी है अगर 1 मीटर स्क्वायर से, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि हमने एरिया निकालना है, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि तंबू बनेगा तो टोटल ये वाला एरिया थोड़ी ना आएगा, तंबू हमने बनाना है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा पाई आर एल। सारी वैल्यूज रख दी, सिंप्लीफाई कर दी तो एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर पे 70 रुपए लग रहे हैं, तो इतने पे कितना लगेगा 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रुपए कॉस्ट आने वाली है। डिस्कस करते हैं बेटा इसी के ही जो और वाला पार्ट है उस क्वेश्चन को। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। एक पाइप है, अब हमें पता है पाइप तो इसी टाइप का ही होना है, बेलनाकार पाइप दे रखा है। अंदर वाला व्यास आपको दे दिया 24 और बाहर वाला व्यास दे दिया 28, और पाइप की लंबाई मतलब एक तरह से हाइट दे दी है, एच दे दिया 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान इतना है, यानी कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला नहीं पोर्शन चाहिए हमें, सिर्फ पाइप वाला ये पोर्शन चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, कंप्लीट बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, और बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम घटा देंगे, तो ये बीच बीच का पाइप का बच जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच। एक आर है बड़ी वाली त्रिज्या के लिए और दूसरी आर है जो अंदर वाली त्रिज्या है इसके लिए। पाई तो सेम है, एच भी सेम है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इनको कॉमन ले लेते हैं। पाई की वैल्यू रखी 22/7, एच की वैल्यू रखी 35,
बड़ी वाली आर कितना आएगा, बाहरी व्यास 28 है तो बड़ी वाली आर 14 आएगी। छोटी वाली आर कितना आएगा, आंतरिक व्यास डायमीटर 24 है तो त्रिज्या तो 12 आनी है। 7 से काट दिया, 7 पंजे 35, 22 और 5 की गुना 110, 14 की 14 से गुना करेंगे 196 और 12 की 12 से करेंगे 144। घटा दें, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, इनकी गुना कर दें, ये आएगी 5720। इतना हमारे पास इस पाइप का वॉल्यूम आ गया। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम है तो इतने में कितने हैं, तो इसकी 0.6 से गुना कर दो, क्या आएगी 0, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 34, एक के बाद पॉइंट लग गया। 3432 इतने ग्राम इस पाइप का द्रव्यमान है, मास है। ठीक है, किलो में निकालना चाहो तो यह आ जाएगा 3 किलो 432 ग्राम। दोबारा देखिए बेटा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। हमारे पास बेलन था और हमारे पास इसकी 2 आर थी, एक अंदर वाली आर थी, एक बाहर वाली आर थी और ऊंचाई भी थी। हमें ये बताना था कि इसका द्रव्यमान मास कितना है, तो यानी कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पाइप में ये सामान लगा कितना है, यानी कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऐसे तो हम सीधा सीधा पाइप का निकाल नहीं सकते। हमने पहले बाहर वाले बेलन का आयतन निकाला, फिर अंदर वाले बेलन का आयतन निकाला और दोनों को घटा दिया, तो ये आ गया हमारे पास पाइप का। पर हमें तो मास निकालना था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है तो इतने का कितना है, तो हमने इसको गुना करके बता दिया कि इतना आएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाले, तो इनको आपने बड़े ध्यान से करना और यहाँ पे गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये टेबल दे रखी है, हम टेबल को पढ़ेंगे और जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है वो हमें बता देंगे। ये डाटा दे रखा है 2000 ड्राइवर्स का, ये ड्राइवर की एज दे रखी है और ये है 1 साल में जो दुर्घटनाएं घटी हैं। 0 का मतलब एक भी दुर्घटना नहीं घटी, 1 घटी है, 2 घटी है, 3 घटी है, फिर 3 से ज्यादा घटी हैं। इस तरह से ये आंकड़े डाटा दिया हुआ है। प्रायिकता किसकी निकालेंगे, फर्स्ट 18 से 19 वर्ष की आयु का ड्राइवर है जिसके साथ 1 वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी हैं। अब 18 से 19 जो एज है ड्राइवर की, उसमें 3 दुर्घटनाएं कितनी बार हुई हैं, 61, और टोटल ये कितना है हमारे पास 2000, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेकंड, 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ 1 वर्ष में 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक में बेटा ये सारी हमें जोड़नी पड़ेंगी। 5, 6, 7, 7 और 8, 15 का 5, कैरी 1, 2 और 1 3, 6 3 9, 10 11 और 1 12, 12 का 1, 225 बटे में कितने हैं बेटा, टोटल तो हमारे पास 2000 ड्राइवर्स का ही डाटा है। थर्ड, जिसके साथ 1 वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी। अब यहाँ पे एज का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई दुर्घटना मतलब 0 वाले, इनको जोड़ दो। 5, 4 और 6 10, 5 4 9 और 1 10 और 3 13, 1305 और बटे में कितने आएंगे बेटा 2000। ठीक है, अगर कोई टर्म कट रही है तो काट दीजिए, वरना ये हमारा आंसर आ गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपने इस पर डाटा का जरूर ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए, 18 से 19 एज में हमने जाना था और सीधी सीधी ठीक ठाक 3 दुर्घटनाएं घटी हो, तो ठीक ठाक 3 दुर्घटनाएं 61 बार घटी हैं, 61, और टोटल ये डाटा कितना है 2000 ड्राइवर्स का है, कितनी कितनी दुर्घटनाएं घटी उनके अकॉर्डिंग, तो ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। नेक्स्ट क्या रखा था, 30 से 50 वर्ष की एज हो और 1 या 1 से अधिक, तो हमने 1 या 1 से अधिक सारी दुर्घटनाएं जोड़ दी बटे में टोटल, जिसके साथ 1 वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, यानी कि 0 दुर्घटनाएं, तो 0 वाली दुर्घटनाएं थी 1305 और टोटल कितना है ये डाटा 2000, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही हमने कंप्लीट सैंपल पेपर को डिस्कस कर लिया है। होप कि अगर आपको कोई डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।